हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे और ब्रायोफाइटा का मेल हेड हमने रीड कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास देखने से पहले प्रीवियस क्लास रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज इस क्लास को आने में 2-3 दिन का गैप हो गया है, तो पिछला साफ हो गया होगा, तो ये समझ नहीं आ पाएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, तो बेटर है कि पहले वाली क्लास को रिवाइज करो और उसके बाद इस क्लास को देखना। ठीक है, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम मेल हेड को कवर कर चुके हैं, इस क्लास में हम फीमेल हेड से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी फ्यूनेरिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने पहले फ्यूनेरिया का मेल हेड पढ़ा और अब हम फ्यूनेरिया के फीमेल हेड को पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल हेड ऑफ फ्यूनेरिया। अब अगर आपको ध्यान हो, जो फ्यूनेरिया है उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 तरीके की ब्रांचेस थी, जिसपे 2 तरीके की लीव्स थी। ये जो लीव्स हैं ये स्पाइरली अरेंज थी, ठीक है, और नीचे जो थे वो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स थे। एक जो है वो मेल ब्रांच रहा है और एक जो है वो हमारा फीमेल ब्रांच थी। ठीक है, अब जो ये हमारे पास फीमेल ब्रांच है, इस फीमेल ब्रांच के टॉप पर प्रेजेंट होता है फीमेल का हेड, और इसी फीमेल के हेड के अंदर जो मेल इसका सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस फीमेल हेड को एनलार्ज करके दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले मेल हेड को एनलार्ज करके दिखाया था। तो इसी तरीके से अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर कुछ जो है पेरिगोनियल लीव्स रहती है, जिनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और बीच में इस तरीके का कॉन्केव सरफेस, थोड़ा सा उठा हुआ जो सरफेस है, ये हमारा होता है फीमेल का हेड। अब फीमेल के जो हेड है वहां पर फीमेल का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। तो ये जो आर्किगोनियम है ये प्रेजेंट कैसे होता है? सबसे पहले नीचे एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर जाके वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्वेल कर जाता है और फिर उसके ऊपर एक लंबा सा सिलेंडर स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर आता है। सिमिलरली अगर इस तरीके से मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ऐसे बहुत सारे आर्किगोनिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इसकी बॉडी को, ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज आर्किगोनियम, क्योंकि इस आर्किगोनियम के अंदर हमें क्या मिलेगा? एग मिलेगा। अब देखो, जो ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है ये मल्टीसेलुलर होता है, इसे हम स्टॉक बोलते हैं। जो ये सोलन स्ट्रक्चर है इसे हम वेंटर बोलते हैं, और जो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसे हम नेक बोलते हैं, और ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं आर्किगोनियम। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो, जब हमने मेल का हेड ड्रॉ किया था तो बीच में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे जिन्हें हमने पैराफाइसिस बोला था। ठीक है, अब पैराफाइसिस क्या थे? जो एक तो एंथर की डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं और एंथ्रीडियम की डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं और उसको ड्राई नहीं होने देते। उसी तरीके के पैराफाइसिस जो हैं, मल्टीसेलुलर पैराफाइसिस, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर जो पैराफाइसिस प्रेजेंट थे, उन पैराफाइसिस का जो हेड था, जो उनकी टिप थी, वो काफी स्वोलन थी, लेकिन यहाँ पे जो ये पैराफाइसिस प्रेजेंट है, इन पैराफाइसिस की जो टिप है वो स्वोलन नहीं है, ये नॉर्मल सेल है टिप पर। ठीक है, अब अगर मैं, जैसे हमने एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देखा, सिमिलर वे में अब हम इस आर्किगोनियम को एनलार्ज कर देखेंगे। जब मैं इस स्ट्रक्चर को एनलार्ज करती हूँ तो सबसे पहले नीचे हमें एक मल्टीसेलुलर स्टॉक नजर आएगी। ठीक है, इस मल्टीसेलुलर स्टॉक के बाद यहाँ से हमारा वेंटर शुरू होगा, जो कि एक सोलन स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हमारी नेक आ जाएगी, जो काफी लॉन्ग और इलोंगेटेड होती है। ठीक है, अब एक बार देखो, जो ये वेंटर है, इस वेंटर की पेरिफेरी पर ये वेंटर सेल से फिल्ड होता है, और ये जो सेल है, ये जो सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ठीक है, और किसी तरीके का कोई सेल नहीं मिलता, तो ये होलो नहीं होता है, इसकी जो वॉल्स हैं वो सेल्स की फिल्ड होती है, और सेंटर में बहुत ही लार्ज साइज का एक एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पूरे वेंटर के अंदर सेंटर में सिर्फ एक एग प्रेजेंट है, तो दिस इज द एग और दिस इज स्टॉक एंड दिस इज आवर वेंटर। ठीक है, और बीच में एक सेंट्रल एग सेल प्रेजेंट है। अब होता क्या है, अगर
अगर मैं इस नेक की बात करूं तो इस नेक को थोड़ा मैं और ब्रॉड ड्रॉ करती हूँ। इस नेक की पेरिफेरी पर लेयर्स होती हैं, ठीक है, 6 सेल्स की एक लेयर होती है। ध्यान से समझना, जैसे मान लो यहाँ पर ये मेरे पास 4 मार्कर्स हैं, आप इसको 6 मार्कर्स मानो। तो अगर ये एक वॉल है नेक की, ये एक वॉल है, जो एक वॉल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 वर्टिकल रोज होती हैं सेल की, ठीक है। तो नेक जो है, इस नेक के पास 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। बीच का जो नेक का पोर्शन है, ये नेक का पोर्शन खाली नहीं होता है, इस नेक के पोर्शन के अंदर 6 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 6 सेल्स आर प्रेजेंट, और ठीक है। तो ये जो 6 सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं कैनाल सेल्स, क्योंकि अगर आप नेक को ध्यान से देखो तो नेक एक ऐसी कैनाल है या फिर एक ऐसा पाथवे है जहां से एंथ्रीडियम जो है, जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम एंथ्राजोइड बोल रहे हैं, वो एंथ्राजोइड होता हुआ यहाँ पर आएगा, तभी तो जाके वो एग को फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो सेल्स हैं हमारे पास 6, ये कैनाल सेल्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं 6 कैनाल सेल्स। अब देखो होता क्या है, ये एंथ्रीडियम है, अगर आपको ध्यान हो तो जो मेल ब्रांच है, इस मेल ब्रांच के पास एंथ्रीडियम होगा, मेल ब्रांच के एंथ्रीडियम ने एंथ्राजोइड को रिलीज किया होगा। जो एंथ्राजोइड है वो मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जो 2 फ्लैजिला हैं, ये यहाँ पर नेक के हेड पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से एंटर करते हैं और एग सेल को जाके फर्टिलाइज करते हैं। जब ये एंथेरोजोइड हमारे आर्किगोनियम के पास पहुँचता है तो रास्ते में एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और उसे वो मीडियम क्या होता है, वाटर। तो एक वाटर की थिक लेयर की ज़रूरत होती है, तो वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है और जो एंथ्रीडियम है वो स्विम करके यहाँ पर पहुँचता है। अब एंथ्रीडियम को कैसे पता लगेगा कि उसे इस वाले आर्किगोनियम के पास जाना है, क्योंकि आर्किगोनियम तो बहुत सारे हैं। तो होता क्या है कि ये जो कैनाल सेल्स हैं, ये कैनाल सेल्स जैसे ही ये देखते हैं कि एंथेरोजोइड उनकी प्रॉक्सिमिटी में या उनकी विसिनिटी में अराइव कर चुका है, तो ये जो कैनाल सेल्स हैं ये डिकम्पोज होना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ये डिकम्पोज होते हैं तो ये 3 तरह के सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूसिलेज, ठीक है। और ये जो म्यूसिलेज है, ये क्या हेल्प करता है कि जब एंथेरोजोइड इस कैनाल, ये सेल तो डीजेनरेट हो गए, जैसे जैसे एंथेरोजोइड एंटर करना शुरू करेगा तो वहां पर उसको फ्रिक्शन ज़्यादा ना फेस करना पड़े, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट हो, उसके लिए ये म्यूसिलेज रिलीज होता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और सब्सटेंस रिलीज होते हैं, वन इज मैलिक एसिड एंड द अदर वन इज शुगर। ये मैलिक एसिड और ये जो शुगर है, ये अट्रैक्ट करते हैं एंथेरोजोइड को, ठीक है, कि वो आकर इस वाले आर्किगोनियम के एग के साथ फर्टिलाइजेशन करें। तो क्योंकि यहाँ पर एंथेरोजोइड की जो मूवमेंट है आर्किगोनियम तक पहुँचने के लिए, वो एक केमिकल से अट्रैक्शन की वजह से है, तो इस तरीके की मूवमेंट को हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिक मूवमेंट। तो केमिकल ने अट्रैक्ट किया तो वाटर, ये वाले जैसे ही मैलिक एसिड और शुगर का कंपोनेंट या ये जो कंपोनेंट्स जैसे ही एंथेरोजोइड को मिलेंगे, वाटर से स्विम करके कैनाल सेल्स पर पहुंच गया और यहाँ जाके एग को फर्टिलाइज कर दिया। अब देखो, जैसे ही ये जाके एग को फर्टिलाइज करेगा तो जब एंथेरोजोइड जो कि हमारा हैप्लॉइड था और एग जो कि हमारा हैप्लॉइड है, जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जाइगोट ना रह के फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। इसके बाद होता क्या है, ये जो जाइगोट है ये कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में, ठीक है। और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, होता क्या है, ये जो सारा, ये तो मैं आर्किगोनियम की बात की, मैं यहाँ एक आर्किगोनियम को लेके चलती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर तो वेंटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एग होगा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया। इसके बाद एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर शुरू होता है, ठीक है। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बाहर जाता है और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये स्पोरोफाइट है, क्योंकि जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। ये जो जाइगोट है ये आगे जाके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है एंड दिस स्पोरोफाइट इज आल्सो डिप्लॉइड। अब ये जो स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड है, ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ करें
ऑब्वियस सी बात है, ये जाइगोट कहाँ है, वेंटर के अंदर। तो स्पोरोफाइट भी किस पे डेवलप हुआ है, वेंटर में। वेंटर किसका है, आर्किगोनियम का। आर्किगोनियम क्या है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन। तो इसीलिए जो स्पोरोफाइट है वो हमें फीमेल गैमेटोफाइट पर ही देखने को मिलता है। अब होता क्या है, वो पोर्शन जिससे स्पोरोफाइट हमारे आर्किगोनियम के साथ अटैच्ड है उसे हम बोलते हैं फुट। ठीक है, ये उसका फुट है। इसके बाद जो ये लंबा सा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं सीटा, और जो ये स्पोलन स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को क्लियरली ड्रॉ करूँ तो स्पोरोफाइट इस तरीके से नजर आता है। जो पोर्शन नीचे आर्किगोनियम में एम्बेडेड होगा उसे हम फुट बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सीटा बोलेंगे, और ये हमारा कैप्सूल होता है। तो अब आपको समझ आया कि हम ये बात क्यों बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही तो ग्रो कर रहा है। जाइगोट जो है वो फीमेल के अंदर है, आर्किगोनियम के अंदर है, और वही जाइगोट कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में। तो इसलिए जो स्पोरोफाइट है वो आर्किगोनियम पे या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इसी के साथ ही हमारा जो फीमेल हेड है उसके जो भी आपको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत थी वो कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद हम आते हैं स्पोरोफाइट पे। अब हम इस स्पोरोफाइट को डिटेल में देखते हैं। ये जो देखो ये तो नॉर्मल स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, फुट और सीटा में तो ज्यादा समझने का नहीं है, लेकिन ये जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या होगा, कैप्सूल है, स्पोरोफाइट है, तो ऑब्वियसली बात है स्पोर फॉर्म होंगे। जो स्पोर मियोसिस से होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वही स्पोर्स तो दोबारा से जर्मिनेट करके हमें पेरेंट देते हैं ना, गैमेटोफाइट। क्योंकि प्लांट में मेन जो डोमिनेंट स्टेज है वो क्या है, गैमेटोफाइट। ज्यादातर जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो टाइम किस स्टेज पे जा रही है, गैमेटोफाइट पे। तो अब हमें ये स्टडी करना है कि ये जो कैप्सूल है ये बेसिकली कैसी है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे विच इज स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है इसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। आपको पता है कि जो हमारे पास इस तरीके का ये फीमेल था, फीमेल के हेड पे आर्किगोनियम है, और यहाँ से एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर चलता है जो आगे इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। इसे हम जो पार्ट फीमेल के अंदर एम्बेडेड है उसे हमने बोला फुट, इस पार्ट को हमने बोला सीटा, और इस पार्ट को हमने बोला कैप्सूल। ठीक है, सीटा और फुट को पढ़ना इतना डिटेल में है नहीं, बिकॉज ये सिंपली एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। हमें जब कैप्सूल को पढ़ना है तो कैप्सूल को हम कुछ पार्ट्स में पढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहला पार्ट ड्रॉ करूँ तो कैप्सूल का सबसे पहला पार्ट है एपोफाइसिस, इसके बाद है थीका, देन देयर इज ओपर्कुलम, और इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कैप्सूल का पार्ट ना बोल के अलग से पढ़ते हैं, एंड दैट इज पेरिस्टोमियम। अब देखो मैं आपको इस कैप्सूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा एनलार्ज करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक सीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मल्टी सेलुलर सीटा है ना। तो ये हमारा इस तरीके से जो ये सीटा है, क्योंकि फुट तो दिख नहीं रहा, हम सीधा इतने पोर्शन को बना रहे हैं, तो ये सीटा है। उसके बाद देखो कैप्सूल जो है वो थोड़ा स्वोलन स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये जो है हमारा स्वोलन स्ट्रक्चर कैप्सूल है। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है, जैसे हम कैप्सूल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, इसके पास एपिथेलियल सेल्स होंगे जो इसके बाहर आउटर वॉल पे प्रेजेंट होंगे। ये जो सेल्स हैं ये हैं एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और ये यहाँ पर पूरे नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, और इन
सब के अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। अब एक बात बच्चे बहुत ध्यान से समझना, जो ये हमारे पास सेल्स हैं, इस पूरे स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं। इसके अलावा किसी तरीके, क्योंकि आपने पढ़कर आए हो आप लोग जाइलम फ्लोएम जैसा कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जब ट्रू रूट स्टेम्स और लीफ ही नहीं है तो फिर सेल्स भी अलग अलग वैरायटी के नहीं होते, तो सारे जो सेल्स है वो सिर्फ पैरेन्काइमेटस होते हैं। तो बाहर की जो ये एपिथेलियल लेयर नजर आ रही है, इस लेयर के बीच में जगह जगह पर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे इनके बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब इतना जो पोर्शन है कैप्सूल का, इसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस। दिस पोर्शन इज नोन एज एपोफाइसिस। अब क्या है, इसके अंदर का जो सारा टिश्यू है वो भी पैरेन्काइमेटस सेल से ही फिल्ड होगा, लेकिन जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो दो तरीके से अरेंज होते हैं। सेंटर में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो काफी लॉन्ग और नैरो होते हैं, तो देखने में वो बहुत ही फ्लैट नजर आते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से काफी फ्लैट सेल्स नजर आते हैं। ये जो है फ्लैट सेल्स हैं, ये भी पैरेन्काइमेटस ही, लेकिन ये थोड़ा फ्लैट है। और ये जो सेल्स हैं ये पूरा आगे तक स्पोरोफाइट में जा रहे हैं। अब देखो, ये जो स्पोरोफाइट के जो सेल्स, बेसिकली जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये जो स्टैंडिंग पोर्शन है जो आपको बीच में सेंटर पोर्शन नजर आया, मैंने आपको बोला था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट तो फिर भी होना है। तो बीच में ये पैरेन्काइमेटस सेल का एक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है, और इस टिश्यू को हम बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो है कंडक्टिव टिश्यू है, स्टेराइल है। स्टेराइल होने का मतलब है ये किसी तरीके से भी रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब ये जो कंडक्टिव टिश्यू है, यहाँ से पूरे स्पोरोफाइट को जो भी नरिशमेंट मिलता है वो मिलता है। अब यहाँ पर तो बीच में सेंटर में तो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लेकिन इसके अलावा होगा क्या कि यहाँ पर पेरिफ्री पर भी, मतलब जो बीच का जो ये पोर्शन है इसके अंदर भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, लेकिन वो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ना वो अपने नॉर्मल शेप के होते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो बाकी का जो स्पेस है वो फिल्ड होता है। लेकिन ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन सेल्स को हम नाम देते हैं एसिमिलेटरी टिश्यू। एसिमिलेटरी टिश्यू। Why we are calling them assimilatory tissue? Because they are able to perform photosynthesis. तो ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको एसिमिलेटरी टिश्यू में पढ़ा। ध्यान रखना, एपोफाइसिस के अंदर एसिमिलेटरी टिश्यू होता है, क्योंकि अब हम जब आगे जाएंगे तो ये टिश्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हमारा एपोफाइसिस कन्वर्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद ये जो पेरिफ्री के जो सेल्स आपको नजर आते हैं, ये पेरिफ्री के सेल्स आगे भी इसी तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे भी इसी तरीके की लेयर्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं इनके बीच में या तो स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं होते, और अगर प्रेजेंट है तो भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं थीका। क्या हमने इसे नाम दिया? थीका। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो आपको सेंट्रल कंडक्टिव टिश्यू दिख रहा था, ये अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे हम थीका पे पहुँचते हैं तो ये जो अपर पार्ट है ये थोड़ा सा इसका ब्रॉड हो जाता है या सोलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो अब आप देखोगे अगर ऊपर से, तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड है नीचे वाले स्ट्रक्चर से, इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम एक अलग नाम देते हैं और इसे हम बोलते हैं कॉलुमेला। तो इसे हमने क्या नाम दिया? कॉलुमेला। अब होता क्या है ये सोचो, ये जो सेंट्रल टिश्यू है इस तरीके से है, ये हमारा
कॉलुमेला है, इस कॉलुमेला के चारों तरफ, मेरे इस हाथ को देखना, एक स्पोर का सैक प्रेजेंट है, क्योंकि स्पोरोफाइट को फॉर्म क्या करना है, स्पोर फॉर्म करना है। तो अगर स्पोरोफाइट को स्पोर फॉर्म करना है तो एक स्पोर का सैक प्रेजेंट होता है। ये कॉलुमेला है और ये इस तरीके से यहाँ पर स्पोर सैक है। तो जो ये स्पोर सैक है इसके पास भी दो लेयर्स होती हैं, दो तरीके की लेयर है, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर। ठीक है, तो अगर मैं इनर लेयर को ड्रॉ करूं तो इनर लेयर जो है वो हमेशा सिंगल सेल्ड होती है और जो आउटर लेयर है वो 2 से लेकर के 3 सेल्स की हो सकती है। तो जो आउटर लेयर है इट इज पॉसिबल कि वो 2 से 3 सेल्स की है। ठीक है, तो ये 2 से 3 सेल की है, यहाँ पर डबल। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है जो आपको कॉलुमेला के चारों तरफ एक स्टॉक जैसा या एक सैक जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज आवर स्पोर सैक। और इसके बाद ये जो है इसकी आउटर वॉल है और ये जो है इसकी इनर वॉल है। अब होता क्या है, इस स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वही स्पोर मदर सेल, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पोर मदर सेल्स यानी स्पोर राइज करने वाले सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैविटी में या इस सैक के अंदर जो है इस तरीके के काफी सारे ग्रुप में या मासेस में जो है स्पोर्स मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन दीज आर दी स्पोर मदर सेल्स। और ये स्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन करेंगी, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स जो ग्रो करते हैं गैमेटोफाइट में। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो ये थीका का एंड है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व्ड होता है और उसके बाद ऊपर एक तरीके की लिड है। ठीक है, एक लिड है, एक ढक्कन है, उसे हम नाम देते हैं ओपर्कुलम। ठीक है, तो जब कभी भी स्पोर्स को रिलीज होना है तो ये जो ओपर्कुलम है या ये जो कैप है, ये कैप हट जाती है, ये लिड हट जाती है और स्पोर्स आसानी से यहाँ से रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ओपर्कुलम को एक लिड बोल रहे हैं तो बॉटल का जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो एक रिम भी तो होती है जो उसको क्लोज करके रखती है। तो उसी तरीके की एक जो रिम है वो यहाँ पर भी नजर आती है और ये जो रिम है इसको हम नाम देते हैं, ये सर्कल में रिम है, इस रिम को हम नाम देते हैं पेरिस्टोमियम। ठीक है, तो दिस रिम इज नोन एज पेरिस्टोमियम। ठीक है, अब ये जो पेरिस्टोमियम है ना, इस पेरिस्टोमियम के पास 2 तरीके की रिंग्स होती हैं। एक तो इसके पास बेसिकली जो रिंग है वो टीथ की होती है। किसकी होती है, टीथ की। तो 2 रिंग्स हैं, आउटर रिंग, इनर रिंग। तो टीथ भी 2 तरीके के होते हैं, आउटर टीथ ये 16 होते हैं नंबर में और उसके बाद है इनर टीथ, ये भी 16 होते हैं नंबर में। जो आउटर टीथ हैं वो देखने में रेड कलर के होते हैं और लॉन्ग होते हैं। जो इनर टीथ हैं ये इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है और ये देखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक आउटर टीथ ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ये ड्रॉ हम कर सकते हैं और इस पे इस तरीके का ऑब्लिक सेप्टा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को ड्रॉ करूं तो देखो ये जो टीथ है ना, यहाँ पर टीथ प्रेजेंट है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, आउटर टीथ इनर टीथ। तो मैंने यहाँ पर 2-2 बनाए हैं, लेकिन इस तरीके के काफी सारे टीथ जो है वो एक रिंग में प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है, ये जो टीथ है ना, ये टीथ होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब है कि ये बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जैसे ही पेरिफ्री में वाटर आता है तो ये जो टीथ हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये अंदर ग्रो करना शुरू करते हैं। ये टीथ अंदर ग्रो करना शुरू करेंगे और ग्रो करते करते ये स्पोर सैक के अंदर तक आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं तो ये जो टीथ है ये इस तरीके से स्पोर सैक के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पोर सैक के अंदर आ चुके हैं। जो इनर टीथ हैं ये अंदर एंटर नहीं करते हैं स्पोर सैक के, लेकिन जो आउटर टीथ हैं ये स्पोर सैक के अंदर एंटर करते हैं। अब आप ये सोच के देखो, ये स्पोर सैक है और ये इस तरीके से जो 2 टीथ हैं, लॉन्ग टीथ हैं ये रेड कलर के, ये अंदर एंटर करें, जैसे जैसे मॉइस्चर मिले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें,
जाते जा रहे और स्पोर सेट के अंदर चले गए। अब स्पोर सेट के अंदर क्या है, स्पोर सेट जैसे ही बाहर से मॉइस्चर का अमाउंट कम होना लगेगा, ये जो टीथ हैं ये ड्राई होने लगेंगे, तो ये जो टीथ है ये सिकुड़ना शुरू करेंगे, और जब ये सिकुड़ते हैं तो ये अंदर से स्पोर्स को बाहर लाते हैं इस तरीके से और बाहर स्पोर्स को रिलीज करते हैं। तो देखो जब कभी भी डिहाइसेंस होगी तो ये जो ओपर्कुलम है ये लिड हट जाएगी। पेरिस्टोमियम के जो आउटर टीथ हैं, ये आउटर टीथ जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, इस तरीके से अंदर गए। जैसे ही ड्राई होंगे बाहर से स्पोर्स लेकर आएंगे, तो इनकी मूवमेंट स्पोर्स को अंदर से लाने की कैसे, ऐसे भर के ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे स्पोर्स को बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा स्पोरोफाइट का डायग्राम है और स्पोर्स जो है इस तरीके से डिवाइस होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेंगे। फिलहाल स्पोरोफाइट का सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात लिख देती हूँ कि ये जो टीथ है ये हाइग्रोस्कोपिक है, लेकिन जब ये ड्राई होते हैं उसके बाद ये स्पोर्स बाहर लेकर आते हैं, टेक आउट स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये स्पोर्स हैप्लॉइड है। तो आई होप आपको स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है, एंड दिस इज आवर स्पोरोफाइट। तो बच्चे अब हम शुरू करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो जो फ्यूलेरिया है उसके अंदर गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। पहले गैमेटोफाइट होता है, उससे स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से दोबारा गैमेटोफाइट बनता है। तो यहाँ पर जो जनरेशन है उसमें ऑल्टरनेशन हो रही है, इसीलिए इसे हम फ्यूलेरिया की लाइफ साइकिल के तौर पे भी पढ़ सकते हैं और फ्यूलेरिया के अंदर होने वाली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है मैं उसको आपके सामने एक समरी की फॉर्म में रख रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो भी हमने स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जब आप ये समरी सुनोगे तो ज़रूरी है कि पहले के जो स्ट्रक्चर है एक बार इनको ड्रॉ करके देख लेना, उसके बाद ये लाइफ साइकिल देखना। अब होता क्या है, अगर आपको ध्यान हो, हमने सबसे पहले बोला था कि फ्यूलेरिया में जो है राइजोइड्स होते हैं जो कि रूट का काम करते हैं। इसके बाद स्टेम जो है वो दो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दो तरीके की ब्रांचेस करते हैं और यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है। ठीक है, और सेम वे में इस तरीके से यहाँ पर भी स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है, जिनमें से एक ब्रांच जो है फीमेल ब्रांच होती है और एक ब्रांच जो है मेल ब्रांच होती है। जो मेल ब्रांच है उसके पास मेल हेड होता है जिसमें एंथ्रीडियम होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, एक डॉटेड था, ये एंथ्रीडियम था और इसके साथ में पैराफाइसिस था, लेकिन इस पैराफाइसिस की जो टिप थी वो स्वोल्डन थी। ठीक है, तो ये हमारा एंथ्रीडियम था बेसिकली, और इस एंथ्रीडियम के अंदर क्या थे, हमारे बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस हुए थे। अब होता क्या है कि इसी तरीके का जो फीमेल ब्रांच है उसके पास फीमेल हेड होगा। फीमेल हेड में क्या है, स्टॉक है, उसके बाद वेंट्रम है, उसके बाद नेक है। बेसिकली ये हमारा क्या है, आर्किगोनियम है। इसके पास भी क्या होता है, पैराफाइसिस होते हैं, लेकिन पैराफाइसिस की जो टिप है वो टिप सोलर नहीं होती। अब होगा क्या कि ये जो एंथेरोजॉइड है, ये एंथेरोजॉइड स्विम करके वाटर में आर्किगोनियम के पास आएगा, तो ये स्विम करके आएगा और यहाँ पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है क्योंकि ये मैलिक एसिड और शुगर से ट्रैक्ट होकर आता है, जो कि नेक के अंदर जो 6 कैनाल सेल्स है वो डिग्रेड होने के बाद फॉर्म करते हैं। अब जैसे ही ये हमारा एंथेरोजॉइड जो है जो कि बाइफ्लैजिलेट है और ये हैप्लॉइड है, और वेंटर जिसके अंदर एग प्रेजेंट है वो भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर ये एंथेरोजॉइड इस एग के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही ये स्पर्म, क्योंकि एंथेरोजॉइड एक तरीके का स्पर्म ही तो है, क्योंकि हम मेल गैमेट को जनरली स्पर्म बोल देते हैं, तो अब क्या होगा, ये एंथेरोजॉइड और एग फ्यूज करेंगे और ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये दोनों एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और ये स्ट्रक्चर जो है इसी आर्किगोनियम के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, ये बेसिकली वो हेड है। तो यहाँ पर जो है डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है और ये डिप्लॉइड जाइगोट बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्पोरोफाइट में। अब ये स्पोरोफाइट कैसे नजर आता है कि जो फीमेल है, जो आर्किगोनियम है, उसके अंदर ही
पास इस तरीके का यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्शन जो एम्बेडेड है उसे हम बोलते हैं फुट, उसके बाद है सीटा और उसके बाद है कैप्सूल। ये जो आपको लिड जैसा नजर आ रहा है ये हमने जो ओपर्कुलम पढ़ा था ये वो है। अब हमें पता है कि इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स फॉर्म करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर जायगोट डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट के अंदर मिलने वाले सारे सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे, तो ये स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड हैं। अब एक बात सोचो, इन स्पोर्स को जर्मिनेट करके ये गैमेटोफाइट फॉर्म करना है, ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, आप हर जगह ये रट नहीं सकते हो कि कहाँ पर मियोसिस होगा कहाँ पर माइटोसिस होगा, नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है किस स्ट्रक्चर से हम शुरू कर रहे हैं और क्या स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करना है। मेरे पास यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स है डिप्लॉयड, लेकिन मेरे को फॉर्म करना है गैमेटोफाइट, क्योंकि आपको पता है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, यानी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। अब मुझे उससे अगर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाना है तो मियोसिस होना पड़ेगा, मियोसिस होगा तभी तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होगा, तो ये मियोसिस होगा और यहाँ से जो स्पोर्स बनेंगे ये हैप्लॉइड होंगे। इसके बाद ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और इसके बाद ये सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मैं थोड़ा एरो इस तरफ लिख रही हूँ। सबसे पहले ये फॉर्म करते हैं प्रोटोनीमा, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो सिर्फ एक ग्रीन कलर का क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटोनीमा बाद में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बाद में हमें देता है गैमेटोफाइट। तो ये हमारे पास फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल आ गई। सबसे पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तैयार होते हैं, उसके बाद मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट के अंदर का स्पोर मदर सेल्स जो है मियोसिस करते हैं, स्पोर्स फॉर्म होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा फॉर्म होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्म होता है और ये दोबारा से गैमेटोफाइट दे देते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है ये पूरी लाइफ साइकिल है फ्यूनेरिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल खत्म हो गई। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को डेली रिवाइज करोगे तो ही याद रहेगा। अगर एक दिन सोचोगे कि जैसे मान लो इस संडे को टेस्ट है और मैं एक दिन पहले याद कर लूँ तो नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू में तो पक्का मिस्टेक होती है। अगर सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगी तो उसमें तो फिर भी आप कुछ लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो अगर एग्जाम्पल याद है तो टिक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आ गए। अभी हमने मोसिस के अंदर फ्यूनेरिया पढ़ा, हमारे पास दो और एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स के, रिक्सिया या रिक्शिया बोल लेते हैं एंड मार्केंशिया, ठीक है। ये दोनों जो ब्रायोफाइट हैं ये काफी प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है। इनकी बॉडी रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड नहीं होती है, सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें हम प्लेस करते हैं लिवर वॉल्व्स के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं रिक्शिया और मार्केंशिया को पढ़ना शुरू करूं तो वही बात है कि ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये भी शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। इनकी जो बॉडी है वो थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। मिलते कहाँ पे हैं? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके पास जो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो राइजोइड्स बोलिए, सॉरी, हाँ राइजोइड्स, जो राइजोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जो इनकी बॉडी है ये बॉडी इनकी, हम अगर ब्रांचिंग की बात करें तो एक टर्म हम यूज करते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। देखो डाइकोटोमस, डाई यानी दो, यानी जब हमेशा दो ही ब्रांचेस निकलती हैं उसे हम डाइकोटोमस बोलते हैं। अगर हम एक बार रिक्शिया को स्टडी करते हैं और यहाँ पर मार्केंशिया, तो देखो जो रिक्शिया है ना, रिक्शिया की जो बॉडी है ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर। इसमें क्या
होता है, एक लीफ जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरी लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से नजर आता है, एक के ऊपर एक। इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम बोलते हैं रोजेट, ठीक है। तो रिक्शिया के अंदर हमें डाइकोटोमसली ब्रांचेस का रोजेट स्ट्रक्चर नजर आता है। और ये देखो, ये नजर आ रहा है, दो तरीके की ब्रांचिंग है, बस दो ही आर्म्स हैं, तो इसलिए हम इसे डाइकोटोमस बोल देते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, सेम इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केंशिया में होता है, लेकिन मार्केंशिया का जो स्ट्रक्चर है वो रिबन लाइक होता है, ठीक है। तो जो मार्केंशिया है वो रिबन लाइक होता है। दूसरा, अगर मैं रिक्शिया के, देखो किसी भी लीफ के दो सरफेस होते हैं, या तो डॉर्सल होता है या वेंट्रल होता है। एक्चुअली मुझे ना क्लास लेने, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बेसिक टर्म्स की एक क्लास लेनी थी, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बार बार जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जैसे पोस्टीरियर, एंटीरियर, बायलैटरल, सिमेट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, ये वाले टर्म्स के मीनिंग मेरे को आपको सबसे पहली क्लास में लेने थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि सिलेबस शुरू करना था तो हमने फर्स्ट चैप्टर से सीधा शुरू कर दिया। नहीं तो जब हम सिलेबस डिस्कस किया था हमने, उसके बाद की क्लास में ये बेसिक टर्म्स करनी थी, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो 10th में पढ़कर आए हैं, कुछ हैं जिनको पढ़ा है लेकिन अब रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ ये दो टर्म्स, डॉर्सल और वेंट्रल। लीफ का वो सरफेस जो अगर आप देखो सूरज की तरफ होता है और वो सरफेस डार्क ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वो सनलाइट को फेस करे, उसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर काफी अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो नीचे जो सरफेस है जो सनलाइट को फेस नहीं करता वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ऊपर वाला सरफेस जो है, अपर सरफेस, उसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो नीचे वाला सरफेस जो सोयल को फेस करता है उसे हम डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो इसी तरीके से रिक्शिया के और मार्केंशिया के अंदर के ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर से भी दिखते हैं, ऊपर से दिखने वाले सरफेस को वेंट्रल सरफेस बोला, नीचे से दिखने वाले को डॉर्सल सरफेस बोला। तो इसके अंदर भी दो तरीके के सरफेस पॉसिबल हैं। अगर मैं डॉर्सल साइड से देखूंगी तो रिक्शिया मुझे इस तरीके का नजर आएगा और बीच में एक मीडियल लाइन प्रेजेंट होगी। अगर मैं इसका वेंट्रल सरफेस देखूंगी तो ये जो वेंट्रल सरफेस है, इसमें जो मीडियल लाइन होती है ना, इस मीडियल लाइन के ऊपर बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट हैं। और ये जो स्केल्स हैं दीज आर पर्पल इन कलर। आपको पता है कलर कभी भी होता है तो इसका मतलब है कि कोई पिगमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पर्पल कलर होने के लिए इन स्केल्स के अंदर एंथोसाइनिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद अगर मैं मार्केंशिया की बात करूँ तो मार्केंशिया का भी अगर मैं डॉर्सल सरफेस ड्रॉ करती हूँ तो इसी तरीके से डॉर्सल सरफेस पे मीडियल लाइन नजर आएगी। अगर वेंट्रल सरफेस ड्रॉ करूँ तो वेंट्रल सरफेस पे भी क्या है, यहाँ पर जो मीडियल लाइन होगी इस पे जो है स्केल्स नजर आते हैं, ठीक है। और ये जो स्केल्स हैं ये भी पर्पल कलर के होते हैं, और पर्पल क्यों, क्योंकि इनके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट है। इसके अलावा एक और बात है, मार्केंशिया के अंदर कुछ कप्स नजर आते हैं, ठीक है, जैसे कप होता है ना, वैसे कप जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ठीक है। इन कप्स को हम नाम देते हैं गैमा कप्स। कुछ लोग इसको जैमा पढ़ते हैं, कुछ लोग गैमा पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन से फर्क नहीं पड़ता। जो ये गैमा कप्स हैं, इस गैमा कप्स के अंदर होता क्या है, ये जो गैमा कप्स है ना, ये एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुछ एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, हम ये पढ़ रहे थे अभी तक कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे रिक्शिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाती है, लेकिन मार्केंशिया के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसके लिए उसके सरफेस पे अलग से कुछ कप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन कप के अंदर से ग्रीन कलर के फिलामेंट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं जेमा। ये जो जेमा है ये एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि पूरे नए स्ट्रक्चर को अराइज करती हैं, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हो गई कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए मार्केंशिया में जेमा कप्स होते हैं। अब जो ये रिक्शिया है, रिक्शिया इज मोनोइशियस। एक बार ध्यान रखना, जहां पर भी मोनो वर्ड आता है इसका मतलब वन, यानी एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन वन पेयर,
थोड़ा सा इधर से मैं सेपरेशन करके ड्रॉ करती हूँ। एक थैलस ये, एक थैलस, ठीक है। अब होता क्या है, इसके ऊपर एक इलोंगेटेड स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली इसके ऊपर भी एक लॉन्ग स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर और उसके बाद चारों तरफ 9 बड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बड्स है, ठीक है। तो ये 9 नंबर में है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं N3DO4। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने फंजाई पढ़ा था तो जहाँ पर हम कोनिडियोफोर बोलते थे, इसका मतलब वो स्टॉक जिसके ऊपर कोनिडिया होगा। तो अगर ये N3DO4 है, इसका मतलब एक ऐसी स्टॉक जिसमें एंथ्रीडियम होगा। तो अगर मैं इसके लोअर सरफेस को देखूंगी ना, तो इसके लोअर सरफेस में एंथ्रीडियम मिलता है। तो ये जो है मेल बॉडी हो जाती है। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा ही सेंट्रल में ये स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर की बजाय कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। और लेकिन होते वो भी 9 है नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो होते वो भी 9 है, एक फ्लोरल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। सो दिस इज दी आर्किगोनियोफोर, ठीक है। और इस आर्किगोनियोफोर के नीचे मुझे क्या मिलेगा, आर्किगोनियम। तो ध्यान रहे, जो मार्केंशिया है उसकी बॉडी डायशियस है, क्योंकि उसके पास मेल ऑर्गन अलग है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो मार्केंशिया है इसके अंदर भी और रिक्शा के अंदर भी जो डोमिनेंट फेज है लाइफ का, वो गैमेटोफाइट होता है, और एक कॉन्स्पिक्यूअस फेज थोड़े से टाइम के लिए स्पोरोफाइट कंडीशन भी आती है। तो इसी के साथ हमारा जो ब्रायोफाइटा है वो कंप्लीट हो जाता है, और अब हम आगे की क्लासेस में टेरिडोफाइटा शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और इसका जल्दी से इसको रिवाइज करते चलो साथ साथ जैसे जैसे ग्रुप्स होते जा रहे हैं, बिकॉज एक साथ बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो इससे बेटर है साथ साथ आप इसको रिवाइज करते चलो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन मेल मी, एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।